बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपसे बात होती है हमारे मुल्क की मईशत की, ज़रात की, तजारत की, सनत की और सबसे बढ़कर उन किसानों की जो कि इस मुल्क के लिए ना सिर्फ के खाने की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं बल्कि इसके जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक बेहतर रोज़गार और इसके अलावा इस खुशहाली में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और किसान मददगार उन तमाम किसानों का एक जो इस शोबे से वाबस्ता हैं एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिस पे कि वो अपनी बात करते भी हैं, हमसे रब्ता भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो तजावीज़ होती हैं उन्हें अपनाते भी हैं और एक हम कोशिश के कर रहे हैं कि एक इस किस्म का माहौल, इस किस्म का एक अपना एक कबीला, अपना मुल्क ऐसा बने जिसमें कि हर कोई जो है वो दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़े और आगे इस मुल्क को लेके चले। इसका आपको मालूम है कि हमारे और भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उसका तरीका इसमें शामिल करने का, आपकी राय का, आपके सवाल का, आपकी अगर कोई तनकीद है, आप कोई तजवीज़ दे सकते हैं तो वो यही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं किसान मददगार के, फेसबुक के ऊपर हैं हम मौजूद, इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर हमारी ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारा कॉनकेव एग्री का लिंक्डइन के ऊपर है, कॉनकेव एग्री का जो एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से था उसके ऊपर है, और किसान कारोबार जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो इन सब को अगर आप विज़िट करें, लाइक करें और अपनी तजावीज़, अपने सवाल, अपनी राय का हमें आगाह भी करें और हमारी जो है जहाँ पे आप समझते हैं कि हमारी कोई इस्लाह होनी है वो इस्लाह भी करें। लेकिन मकसद यही है कि हम मिलकर एक आवाज़ बनकर, एक प्लेटफॉर्म बनकर किसानों की और इस मुल्क के लोगों की आवाज़ जो मुतलका हलके हैं वहाँ तक पहुँचाएँ और आगे लेके चलें। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, प्रोग्राम का आगाज़ पहले हुकूमत नई जैसी भी हुकूमत है हम उसको नहीं कहते, लेकिन अब हुकूमत साजी मुकम्मल हो गई है। निगरान हुकूमत से हम एक जो रेगुलर गवर्नमेंट होती है उस फेज़ में आ गए हैं और इसके साथ ही जो नई हुकूमत को तजावीज़ हैं उसमें देने का वक्त आ गया है कि भाई ये आप इस तरह से अगर करेंगे तो किसानों का भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा, ज़रात का भला होगा। ज़रात आपका सबसे पुराना और सबसे सही कह लें कि आपकी जो पहचान है दुनिया में एक्सपोर्ट्स की, वो एक ज़रिया है जिसको कि हमें अपनी बहुत ज़्यादा जो है न सिर्फ इसकी कदर करनी है बल्कि इसको अहमियत भी देनी है। तो उस सिलसिले में हुकूमत से हम मुखातिब हैं, उस पर में तजावीज़ हैं कुछ, मैं डेटा आपके साथ शेयर रखूँगा क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा के बुनियाद पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो आपको आने वाली जो पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर मुरतब उसके असरात आते हैं और हम उसको लेके चलते हैं। तो जी, सबसे पहले बात हम करते हैं कि किस तरफ हमारे इंडिकेटर्स लेके जा रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि ये अब आने वाली इतनी ज़्यादा बेल्ट टाइटनिंग कर दी गई है, जिसे हम कहते हैं कि बेल्ट कस दी गई है कि अब किसान की तो आओ बका हो रही है, जो हम बहुत ज़्यादा हर वक्त मेरे ख्याल से उसी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी अगर जू नहीं रेंगती तो अब वो वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी वो हमारे अब जो दरवाज़े पर दस्तक नहीं बल्कि अंदर आ चुकी है। हमारे ज़खायर में वो कमी हो गई है, हमें मौसमी असरात से जो परेशानी है, और इस सिलसिले में हमें अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जाना है या एक्सपोर्ट बढ़ानी है। दोनों तरीके हैं जिसमें कि डॉलर हम कमा सकते हैं और अपने मुल्क को एक मेरे ख्याल से ताबनाक मुस्तकबिल उसका हो सकता है, रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। उस लिहाज से मैं मिसाल के तौर पे आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने अभी हाल ही में अपने 10 महीने का जो डेटा है वो रिलीज़ किया था, जिसमें कि उनकी के 350 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। 350 अरब में से अब मैं आपको लेके आता हूँ कि उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सर्विसेज और प्रोडक्ट्स वो तकरीबन 42-40 अरब के ऊपर है, जिसमें कि अगर मैं देखूँ तो नंबर 1 के ऊपर 110 बिलियन डॉलर पे गुजरात की रियासत की, अगर स्टेट वाइज देखूँ तो सबसे ऊपर गुजरात, जो कि नरेंद्र मोदी ने जहाँ पे से शुरू किया था और जहाँ का चीफ मिनिस्टर था, उसने वहाँ पे ऐसा दौर पैदा किया है कि जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाँ पे कि उसने चीज़ों को लेके आए हैं, उससे उसकी खाली एक रियासत जो है वो 100 अरब से ज़्यादा 10 महीने में लेके जा चुकी है उसकी एक्सपोर्ट्स। और हम जो नंबर पे बैठे हुए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स रुक गई है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अगर हम देखें जहां हम 2022-21 में थे उसके मुकाबले में हम अब नीचे हैं।
हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे लेके चलेंगे। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हमने इकट्ठे आज़ादी ली है और हमारी जो पॉलिसी साज हैं जो कोई भी हैं वो उनके लिए एक हम मेरे ख्याल से बेहतर मौक़े आ गए हैं कि कोरिया, चीन, इंडिया, इनके साथ थाईलैंड, इनके साथ हम देखें कि हम दौड़ में कहाँ हैं। ज़राअत का नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी ज़रूरी मसनूआत, मैं नंबर नहीं ले रहा, इस साल हमें चावल की वजह से, क्योंकि इंडिया ने वो बैन लगाया, और यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि अमेरिका ने कहा है कि इंडिया ने गैर ज़रूरी तौर पर अपने चावल पे बैन लगाया है क्योंकि उसकी बड़ी मंडी अमेरिका है और हमारा चावल इंडियन जो ताजिर उन्होंने ख़रीद कर वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को बड़ी दर्द है, अमेरिका ने कहा जी कि हम इंडिया को ये इस फेल को जिस पे उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया चावल की, ये उनका गैर ज़रूरी ये फ़ैसला था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का साल था और वो अपनी मौजूदा कीमतें कंट्रोल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने सिर्फ 3% कीमतें बढ़ाने में डोमेस्टिक मार्केट में चावल के ऊपर जो है वो बैन कर दिया और उस वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ गई हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर को देखते हुए क्या आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान जो उनसे हैं वो अभी चावल की फसल और दोहरी फसल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं सिंपली आपको कुछ नंबर्स देना चाह रहा था कि इंडिया की जो 42 अरब की डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट की मार्केट है उसमें से सिर्फ वो कह रहे हैं कि 16 अरब डॉलर जो है वो प्रोसेस्ड में आता है। मैं एक्चुअली लेके आना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा सेगमेंट है जो इंडिया भी मिस कर रहा है कि वो रॉ मटेरियल भेज देता है, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो राइस हो, वो किस फॉर्म में जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्योंकि हम वैल्यू एडिशन पे काम नहीं करते, वैल्यू चेन के ऊपर काम नहीं करते। वो आपसे रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, वही ईस्ट इंडियन कंपनी वाला जो था कि यहाँ से रॉ मटेरियल लो, उसको प्रोसेस करो, उसको प्रोडक्ट्स बनाओ और इन्हीं को वापस बेच दो। तो हम उसी चंगल से भी निकले नहीं हैं, वो जो ईस्ट इंडियन कंपनी का था। अब अगर IMF की टाइटनिंग के बाद ज़राअत को मज़ीद मुश्किल करके यूरिया, इनपुट, खादें, बीज, पेस्टिसाइड्स, इन सब के इस्तेमाल के बाद भी किसान को अगर नहीं मिल रहा तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा और वैल्यू चेन पे आना पड़ेगा। वैल्यू चेन वो वाहिद हल है जो आजमुदा है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चाइना में, ये तमाम जगहों पे वहाँ पे लोगों को वो वैल्यू चेन पे लेके आ रहे हैं। और हमारी कोई वैल्यू चेन इतनी नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। हम जो चावल उगा रहे हैं, गंदम उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं इतनी ज़्यादा हो रही क्योंकि हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं भेजते। फिनिश प्रोडक्ट को अगर लेके आना है तो किसान का हल उसी में है कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री को लेके आना, साथ चलना पड़ेगा। हमारी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको देखेंगे। अगर हम ये कहें कि हम शुगर बना रहे हैं तो शुगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से उतना फ़ायदा हम नहीं उठा रहे या यूरिया बनाने में नहीं उठा रहे जो कि हम एक फ़िनिश प्रोडक्ट को बना के कर सकते हैं। उसमें सोयाबीन को देखें, उसकी कोई 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लिखा है मिल्क, सोया मिल्क से लेकर उसके अलावा ऑयल से लेकर, इसी तरह अगर हम बात करें कॉर्न की तो कॉर्न की अभी फसल कम हुई है लेकिन उसकी कॉर्न की जो प्रोडक्ट्स हैं, इथनॉल जैसे मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, उससे हम ऑयल निकाल सकते हैं, हम अपनी फ्यूल की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें साथ लेके चलना पड़ेंगी। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अभी नई पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसके अंदर जो हम जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा बायोफ्यूल्स हैं, हम जो 4 फर्टिलाइज़र के जो तरीके हैं जिसे हम 4 फर्टिलाइज़र करते हैं, यानी कि पहले भी बात की है कि देसी खाद के तौर पे जो तरीके हैं उनको हम इस्तेमाल करें ताकि हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो और उस प्रोडक्ट की दुनिया में मार्केट वैल्यू ज़्यादा है अगर उसको हम ट्रेसेबिलिटी लेके आएँ। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज़, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ क्यों आ रही हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर? दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज़, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, ये तमाम इसके ऊपर आ रही हैं। ये वक्त फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू किसानों का है मुस्तकबिल, किसानों का मुस्तकबिल इसी वजह से है क्योंकि इसमें अब बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, इंगेज हो चुकी हैं और हमें अब आगे लेके चलना है इस चीज़ को। चाइना में
फाइनेंसिंग भी डेटा पे हो रही है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे हैं, वहाँ पे फार्मर को सपोर्ट भी दे रहे हैं, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है, रिमोट सेंसिंग को यूज़ किया जा रहा है। हमारा किसान क्यों इसके ऊपर नहीं है? मेरे ख्याल से ये जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी सोच कहाँ तक है जी? हम कंटेंट बनाएं, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर हम किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं वो एग्रीकल्चर है। जैसे हम किसान मददगार कॉनकेव एग्री इसको इस्तेमाल कर रहा है, करना चाह रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का तरीका ये है कि हम अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग, अपनी प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, उसके मुतल्लिक हम अपने फार्मर्स के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी सर्विसेज दें जो कि उनकी तकदीर बदल सकती हैं। और तकदीर बदलने के लिए मैं कोई आसान हल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी उतना नहीं है कि हम उसको कहें जी ये हमारा काम नहीं है। हमारे मसाइल हैं, हमें इन्हें हल करने हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वैल्यू चेन में लाना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम डिमांड भी लें और उसको फुलफ़िल करने की जो सप्लाईज़ हैं वो कैसे की जाएँ, उसका हल हमारे पास है। ये आपसे एक इम्पॉर्टेंट ये पैरामीटर था, मैंने कहा ये नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा वो जो हमारी मंडियां हैं, अमेरिका की मंडी को इंडिया दे रहा है, सिंगापुर जैसी छोटी मंडी टॉप 5 में आती है जिसको इंडिया फुलफ़िल करता है। तो हम चाइना को वो $5 अरब की मसनूआत दे रहे हैं, तो अगर वो दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम तो ज़्यादा चाइना के करीब हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रूट है, हम ज़्यादा करीब हैं। अगर आप देखें जो ये इसके ख़त्े को देखें तो जोग्राफिकली हमारी पोजीशन, हम गल्फ़ के साथ जुड़े हुए हैं, हम यूरोप के ज़्यादा करीब हैं, हमारे पास ज़्यादा दस्तरस है। तो ये रूट्स जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमारे ज़्यादा एक एक्सटर्नल लिंकेजेस हम डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी खारजा पॉलिसी, अच्छी ज़रूरी पॉलिसी, अच्छी तिजारती पॉलिसी, और इसके साथ साथ हमें जहाँ पे हम ट्रेड काउंसिल अपने लगाते हैं वो जगह जो सी हैं वहाँ पे हम एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे। जी हम आपको फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पूरा एक वैल्यू चेन उसकी क्रिएट करके बनने के लिए पाकिस्तान के अंदर पूरी सलाहियत है, इस्तात है, और हम इसको लेके चलते हैं। लुक्रेटिव मार्केट्स भी आपके पास आएंगी, आपके जो है वो प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है कि उसको तमाम लोग जो हैं हंस के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि इंडिया ने जब बैन लगाया तो इंडियन जो ताजिर थे उन्होंने पाकिस्तानी चावल को इंडियन करके बेचा है। तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है हमारी प्रोडक्ट्स की। इसको लेके हमें ख़ुद अपने लिए जो है वो अपनी मंजिल का तयन करना है और आगे लेके चलना है। तो ये पहला सेगमेंट था, बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई गवर्नमेंट, क्योंकि वरना ये क्या होगा, नए टैक्स लग जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, नए टैक्स देने की अब फार्मर, छोटे फार्मर के अंदर इस्तात नहीं है। हमें उसको फैसिलिटेट करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग लेके आनी है। और इसमें मेरे ख्याल से SIFC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो उसको लेके चल दे आगे। दूसरे नंबर पे जी एक बहुत बड़ा मसला, मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी रहा हूँ, कुछ HR की चीज़ें भी देखते हैं, सबसे बड़ा, और हमारी अक्सर आपने देखा है कि हम वैकेंसीज़ के लिए ऐड भी देते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला नज़र आ रहा है वो है स्किल सेट का। एग्रीकल्चर में स्किल सेट हमारा अभी इस काबिल, यूनिवर्सिटीज़ भी मेरे ख्याल से ज़ोर लगा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर ख़ास HEC को ज़रूरत देने की है कि हमारा जो स्किल सेट है वो क्यों इतना वीक है। हमें जॉब के लिए 400, 500, 1000 एक जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको CV बनाना नहीं आता। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास CV आते हैं, मैं CV खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ। हमारी एक ये बुनियादी जुज़ है कि उसमें ऐसे भी हम कहें कि इतनी बड़े 16 साल 18 साल ट्रेनिंग देने के बाद हम बेसिक चीज़ें उनको नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, कैंडिडेट है, उसने अपना एक ही CV रखा हुआ है, वो CV एक चावल की कंपनी को भी भेज रहा है, वो एक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को वहीं से फॉरवर्ड का बटन दबाता है। इतनी नहीं करता, उसके अंदर वो प्यास नहीं है, वो भूख नहीं है, वो उसको या पता नहीं है कि यार एक तरीका होता है भेजने का। इसी तरह एक शिपिंग कंपनी को भी वही CV भेज रहा है। इसी तरह मैंने देखा है वही बंदा, उसने कोई 20-22 कंपनियों में अप्लाई किया हुआ था और आखिरी 23वें नंबर पे हमारी कंपनी थी जिसको उसने वो फॉरवर्ड का मैसेज भेजा है। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो वो एक
जो खाना पका पकाया खाना सर्व करने वाली कंपनी है उसमें भी उसने वो दिया है, एक चावल की कंपनी है उसको भी उसने दिया है, इसी तरह एक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी है उसको भी उसने दिया है, इस तरह एक आटा बेचने वाली कंपनी है उसको भी वही सीवी उसने दिया है। और ये अक्सर इस किस्म के हम देखते हैं, तस्वीर खींच लेते हैं, इमेज बना के अपना सीवी भेज दिया। मतलब ये एक सीवी बनाने का तरीका, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, अपने शहर का नाम जो है वो ठीक तरह नहीं लिखते। तो अब आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे अगर ये लोग 16 साल 18 साल की एजुकेशन के बाद अगर इस किस्म के सीवी और स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ तो हमें उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा, उनको एचआर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे, या कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को खुद मार्केट करती है। अगर आप इस किस्म की मार्केट कर रहे हैं तो उससे आपका, आपके यूनिवर्सिटी का, आपके असातिज़ा का, आपकी जहाँ जहाँ आपने पहले काम किया उन तमाम इदारों का नाम जो है वो ख़राब होगा। इस सिलसिले में मेरे बड़ी हाथ जोड़ के ये इल्तमास है कि जिस किस्म का हमें स्किल सेट चाहिए, जिस किस्म के हमारे पास सीवीज़ आते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। हम पहले सुनते थे कि आईटी के अंदर नहीं आईटी के अंदर नहीं खाली, बल्कि हर एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है जिसको कि मेरे ख़्याल से पुर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना हम अपने हाथ से अपने आप को बदनाम करेंगे और हमें ये सीरियस चैलेंज जो है वो आएगा। ये चीज़ें जो सी हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डालती हैं। बराए मेहरबानी इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज का प्रोग्राम इन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा इन पर बात की जाए, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करता। आइंदा अगर आपके इस बारे में कोई सवालात हैं, हम कोई मिलकर टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ जिसके थ्रू किसानों की कोई ट्रेनिंग हो सके, कुछ मेरे ख्याल से जो ज़रूरी ग्रेजुएट्स हैं उनकी कोई बेहतर ट्रेनिंग हो सके, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। आप अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें, इंशाअल्लाह उनको ज़रूर शामिल करेंगे। अगले हफ्ते तक इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले फिर दरख्वास्त करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ शामिल होइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।